Next, we go to understand about RNA synthesis. So जब RNA synthesis का बात करते हैं तो RNA जो है उसको मेजरली हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज जेनेटिक आरएनए एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए जो है वो काफी रेयर होता है, जो जनरली वायरसेस में ही दिखाई देता है। नॉन जेनेटिक आरएनए कॉमनली सारे यूकैरियोटिक सेल्स एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम देख सकते हैं। तो नॉन जेनेटिक आरएनए में यू हैव आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए व्हिच आर कॉमनली नोन टू अस। ये दो कुछ नए आरएनए हैं, वेयर एसएनआरएनए इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो न्यूक्लियस में दिखाई देगा, एंड एससीआरएनए इज स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए जो साइटोप्लाज्म में दिखाई देगा। ये क्या होते हैं दैट वी विल अंडरस्टैंड फर्दर इन द टॉपिक्स। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कर चुके हैं, सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। वी विल rather डायरेक्टली गो टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिटेल्स ऑफ एमआरएनए। जब हम एमआरएनए के बारे में बात करते हैं बेटा, तो एमआरएनए एग्जैक्टली होता क्या है? हमारे डीएनए के ऊपर कुछ कोड्स होते हैं, और वो कोड सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए रीड कर सकता है, जिस वजह से इन कोड को कॉपी कर लेता है एमआरएनए। ठीक है, अब हमारे डीएनए के ऊपर जो कोड्स होते हैं वो तीन रीजन्स हो सकते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं प्रमोटर, एक होता है जिसको हम कहते हैं प्रमोटर साइट, एक होता है टर्मिनेटर साइट, और एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। तो जो स्ट्रक्चरल जीन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग फॉर सम प्रोटीन। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंड यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ डिफरेंस, डीएनए में कुछ डिफरेंस होते हैं। यूकैरियोट के पास एक स्पेशल टाइप के रीजन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इंट्रॉन्स, जो एक नॉन कोडिंग डीएनए रीजन होता है। और एक होता है जिसे हम कहते हैं एक्सॉन, जो एक्चुअली किसी अमीनो एसिड को कोड करता है। अब यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक्सॉन भी होता है और इंट्रॉन्स भी होता है, जिस वजह से स्ट्रक्चरल जीन में ज्यादा जगह नहीं बचती, और सिर्फ एक ही प्रोटीन को कोड करने का जगह रहता है, एंड दैट्स व्हाई देयर आर लेस ऑफ एक्सॉन, मोर ऑफ इंट्रॉन, एंड thus it is able to code only for one particular protein. And such a type of gene which is coding for some protein is called a cistron. And since we have just one gene, eukaryotes are said to be monocistronic in nature, meaning one gene, one protein. Whereas when we talk about prokaryotes, उनमें स्ट्रक्चरल जीन में इंट्रॉन्स होंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होंगे, जिस वजह से उसके पास ज्यादा जगह बचता है प्रोटीन को कोड करते हुए रखने के लिए। एंड thus in prokaryotes the structural gene is polycistronic, which is many cistrons in single mRNA will be found. Are we clear? Now let's try to understand how exactly transcription occurs. So transcription is said to be the first step of gene expression. जीन को एक्सप्रेस करना यानी डीएनए से आरएनए बनाना, ये चीज याद रखना। जीन को एक्सप्रेस करना यानी डीएनए से आरएनए बनाना, एंड द प्रोसेस ऑफ डीएनए से आरएनए बनाना इज नथिंग बट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब ये ट्रांसक्रिप्शन होता है तब डीएनए के पास दो स्ट्रैंड्स होते हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो पार्टिसिपेट करता है, दूसरा स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करता? इज बिकॉज अगर सपोज ये मेरे दो डीएनए के स्ट्रैंड हो गए, अगर इस डीएनए से एमआरएनए बनेगा और इस डीएनए से भी एमआरएनए बनेगा, तो ये दोनों एमआरएनए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, और अगर वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो वो एक दूसरे को बाइंड कर लेंगे, और जब वो एक दूसरे को बाइंड कर रहे हैं तो वो आगे जाके प्रोटीन बनाने के लिए यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक है, ये पहला रीजन है कि अगर वो डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो इट विल नॉट बी एबल टू फॉर्म प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारे सेल्स में बन ही नहीं पाएगा, यानी ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा इसका। ये फर्स्ट रीजन है। सेकेंड रीजन जो एनसीईआरटी कह रहा है इज कि अगर दोनों के ही स्ट्रैंड में से एमआरएनए बन गया, तो इन दैट केस ये एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो कुछ अलग होगा, और ये एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो कुछ अलग होगा। तो अलग अलग प्रोटीन एक ही डीएनए फ्रैगमेंट से हमको बन के मिलेंगे, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ जाएंगी, और ये प्रैक्टिकली होता नहीं है।
जिस वजह से हम काफी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि आउट ऑफ टू डीएनए strands only one of the DNA strands will be acting as template, whereas other strand will act as non-template strand. Are we clear, beta? This particular transcription occurs in both prokaryotes as well as in eukaryotes. In eukaryotes, this occurs in nucleus, whereas in prokaryotes, this will occur in cytoplasm. All right. When we talk about transcription unit, as discussed, transcription unit on DNA has three regions, which is promoter, structural gene, and terminator. जो प्रमोटर सीक्वेंस होता है जो प्रमोटर सीक्वेंस होता है, थोड़ा इसको हम छोटा कर देंगे. ओके. जो प्रमोटर सीक्वेंस होता है वो स्ट्रक्चरल जीन के पहले आता है और टर्मिनेटर स्ट्रक्चरल जीन के बाद आता है. ठीक है. तो if this is 3 prime to 5 prime, this will act as template strand, and if this is ओके जैसे लेबल किया वैसे ही करेंगे. दिस इज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, सो दिस एक्ट्स एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस विल नॉट एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है. अब इसमें से जो mRNA बनेगा, the mRNA that will form from this particular DNA, template DNA, इनके ऊपर जो कोड्स रहेंगे वो इसी के जैसा होगा. यानी अगर सपोज टेम्पलेट है ATGC 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था दैट वाज TACG. अब जो mRNA इससे बना वो क्या होगा, UACG. यानी आप देख सकते हो कि ये वाला और ये वाला सेम कोड्स रख रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर कि टी के जगह यू के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा टी, बिकॉज डीएनए आरएनए का डिफरेंसेस है ये. तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री में जो कोड्स सेम हो रहे हैं, इसके रीजन, इस कारण की वजह से जो कॉम्प्लीमेंट्री नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, उस नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड कह सकते हैं और टेम्पलेट स्ट्रैंड को नॉन कोडिंग कहते हैं. ठीक है. एंड क्योंकि द टेम्पलेट स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू योर डी RNA, it is called as antisense strand, and the other one is called as sense strand. ये actually गलत है. This one will be identified to be as sense, and this one will be identified to be as antisense. Are we clear up till here? तो जब कभी भी कोई भी प्रमोटर रीजन या टर्मिनेटर रीजन का रेफरेंस दिया जाएगा, ये रेफरेंस हम हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से देते हैं, बिकॉज कोडिंग स्ट्रैंड्स और mRNA का कोड्स जो है वो सेम है. इस वजह से यहाँ पे हम कहते हैं कि जो प्रमोटर होता है that is present to the 5 prime upstream of DNA, and at 3 prime end you have terminator sequence. Are we clear up till here, beta? ठीक है. गोइंग अहेड कि एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है. सो जब ट्रांसक्रिप्शन का बात करते हैं हम, तो सबसे पहले प्रमोटर एंड टर्मिनेटर विल फ्लैंक स्ट्रक्चरल जीन, यानी स्ट्रक्चरल जीन के आजू बाजू ये दोनों दिखाई देंगे, एंड दैट डिफाइंस वेदर इट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है. समटाइम्स देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आल्सो व्हिच इज लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स. क्या होते हैं ये आगे चैप्टर में देखेंगे, अभी अपने को नहीं देखना है. ठीक है. फिलहाल हम ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है. ट्रांसक्रिप्शन के रिक्वायरमेंट्स में हमें सबसे पहले तो न्यूक्लिक एसिड्स लगेंगे, विच इज एनटीपी, नाइट्रोजन ट्राइफॉस्फेट्स लगेंगे. ठीक है. दैट इज राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स लगेंगे हमको. अब हमें एक एंजाइम चाहिए विच इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. This DNA dependent RNA polymerase will again recognize DNA from 3 prime to 5 prime only. 3 प्राइम से 5 प्राइम वो रीड करता है. इस कारणवश वो प्रमोटर साइट्स को बाइंड करेगा फ्रॉम 3 प्राइम एंड. ठीक है. अब यहाँ पे बता रहा है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के आरएनए होते हैं, जिसमें प्रोकैरियोट में यू विल हैव आरएनए of different types, but eukaryote में you have RNase 1, RNA 2, RNA polymerase 3. Whereas RNA polymerase 1 will synthesize rRNA, specifically 5.8 rRNA, 18S rRNA, and 28S rRNA. ये गलत दिया है यहाँ पे, it has to be 5.8S.
RNA polymerase 2 जो है that will be responsible for coding for hnRNA and mRNA. hnRNA is heterogeneous nuclear RNA. RNA polymerase 3 जो है वो tRNA या 5sR RNA या फिर snRNA को synthesize करता है. ठीक है. Very firstly, when we let's now go ahead for understanding the replication mechanism. Finally, transcription mechanism पढ़ रहे हैं. ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म एग्जैक्टली होता क्या है? तो आरएनए पॉलीमरेज जो होगा बेटा, एंजाइम, इस एंजाइम के पास 4 सब यूनिट होते हैं, विच इज अल्फा, बीटा, बीटा प्राइम एंड ओमेगा. दिस टुगेदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एन अपो एंजाइम या कोर एंजाइम. ये एंजाइम वैसे तो सारा सब कुछ काम कर लेता है, लेकिन ये प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता. तो प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें उनके लिए एक कोफैक्टर चाहिए, जिसको हम कहते हैं सिग्मा factor, which is this. So sigma factor will very firstly go and bind to, they haven't given in detail, let's try and understand in detail. So if this is a DNA molecule, let's say this is the DNA molecule that we have, somewhat like this. अब इसमें क्या होता है, sigma, the promoter is present over here. This region that you observe is referred to be as promoter. ठीक है. अब क्या होता है, एंजाइम का जो सिग्मा फैक्टर है वो यहाँ पे आके पहले बाइंड कर लेता है. जैसे ही सिग्मा फैक्टर यहाँ पे बाइंड हो जाएगा तो एंजाइम को पता चलेगा कि प्रमोटर इधर है. तो एंजाइम जो है वो डीएनए को बाइंड कर लेता है, और जैसे ही वो डीएनए को बाइंड करेगा वैसे ही ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से हट जाएगा, एंड यू विल हैव एंजाइम विच विल कम एंड बाइंड ओवर हियर. You will have enzyme which will come and bind over here. As soon as enzyme comes and binds to the promoter site, डीएनए को वो अनकॉइल करते जाता है, यानी वो खोल देगा थोड़ा सा. अब जैसे जैसे वो आगे जाता है वो खोलते जाता है डीएनए को, और पीछे का पार्ट जो है वो रिकलेक्ट, यानी एंजाइम आगे आगे जाते जा रहा है तो आगे वाला पार्ट खुलते जा रहा है और पीछे वाला कॉइल होते जा रहा है, खुलते जा रहा है, कॉइल होते जा रहा है. अभी गेटिंग द पॉइंट? दैट्स हाउ बेसिकली इट हैपेंस. ठीक है. Let's go to understand. If this is 3 prime end, if here I have to be as 3 prime end and this is 5 prime end, तो my enzyme will bind over here at this location, और वो एक एक करके डीएनए को रीड करते जाएगा, आगे आगे जाते जाएगा, और एमआरएनए सिंथेसाइज करते जा रहा है कुछ इस प्रकार से. एंजाइम आगे जाते जा रहा है, एमआरएनए जो है वो सिंथेसाइज होते जा रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने एक ही बारी खोला, समझो कि वो आगे जाते जा रहा है और वो खोलते जा रहा है आगे भी. अब जब वो एक पॉइंट पे पहुंच जाता है और पूरी तरह से खोल चुका है, मतलब when it is going ahead 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 and when it comes to the terminator site, जैसे ही वो टर्मिनेटर साइट पे आता है, यू हैव अनदर फैक्टर टू व्हाट यू कॉल इट एज रो फैक्टर. यू हैव अनदर फैक्टर विच इज कॉल्ड एज रो फैक्टर. ये एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही रो फैक्टर आएगा, दैट रो फैक्टर विल कम एंड बाइंड टू दिस पर्टिकुलर एंजाइम. जैसे ही वो एंजाइम को बाइंड करता है, एंजाइम लूजेस इट्स अफिनिटी टुवर्ड्स द डीएनए, and thus it will leave DNA and mRNA as it is, and this DNA molecule will again start getting coiled as it was. अब ये जो mRNA हमको बन के मिला है, इस mRNA को we classify it to be as hnRNA, which is heterogeneous nuclear RNA, या फिर you can call it as pre-mRNA. यूकैरियोट्स में, हाँ, यूकैरियोट्स में यू कॉल इट एज pre-mRNA या फिर hnRNA. ऐसा क्यों सर? क्योंकि यूकैरियोट्स में जो आरएनए बना है वो इंट्रॉन एक्सॉन दोनों को लेके बना है. इंट्रॉन्स तो किसी काम का नहीं है, तो उस इंट्रॉन्स को निकालना होगा. तो ये तो एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एमआरएनए मिला ना, इस वजह से यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए बन के मिलता है पहले, उसको हम कहते हैं एचएनआरएनए या फिर यू कॉल इट एज प्री एमआरएनए या इमेच्योर एमआरएनए. बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स, जब हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं तो उनमें ये सीन इस प्रकार से होता नहीं है, क्योंकि उनमें इंट्रॉन्स ही नहीं होते हैं, तो जो भी बनता है वो एमआरएनए ही होगा. तो इन प्रोकैरियोट्स व्हेन यू टॉक अबाउट, जब हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं तो उनमें ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए बनना एंड ट्रांसलेशन
यानी प्रोटीन बनना, बोथ ऑफ देम अकर्स साइमल्टेनियसली, ये साथ साथ में होता है उनकी बॉडी के अंदर। ये चीज याद रखना होगा अपने को। आर वी क्लियर अप टिल हियर बेटा? प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ में होता है। जब तक एमआरएनए बन के निकलता है तब तक तो पीछे पीछे प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। सो एक स्टेटमेंट आ जाता है दैट इन प्रोकैरियोट्स प्रोटीन सिंथेसिस begins before the mRNA synthesis ends or before the mRNA is completely made. It's a true statement. Whereas in eukaryotes, the mRNA synthesis undergoes another specific function to what you call it as post transcriptional modification या processing, जिसमें 3 स्टेप होता है। You very firstly have, in this case, you very firstly have something called as capping that has been done, and then you have tailing, and then you have splicing which has been done. So when you talk about capping and all, uh, wait, no, so they haven't given, so we will have to discuss it over here in detail. So पहले हो जाता है कैपिंग का प्रोसेस। अब कैपिंग में एग्जैक्टली क्या होता है? व्हेन यू टॉक अबाउट कैपिंग बेटा, जब हम कैपिंग का बात करते हैं तो सबसे पहले जो एमआरएनए होगा, जो एमआरएनए होता है, उस एमआरएनए के पास 5 प्राइम एंड होगा, 3 प्राइम एंड होगा, और उसके 5 प्राइम एंड के ऊपर यू हैव अ molecule which has been added, and this molecule is nothing but it is 7 methyl guanosine triphosphate। 7 methyl guanosine triphosphate को ऐड कर दिया जाता है एज कैपिंग। कैपिंग क्यों होगा? ताकि जब ये एमआरएनए बाहर आए, अंदर से बाहर आएगा जब, तब वो, जब एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आएगा तब साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उनको तोड़ने के लिए रेडी बैठे हैं, बिकॉज ये फॉरेन पार्टिकल हो जाता है उन एंजाइम्स के लिए जो साइटोप्लाज्म में है। तो वो एंजाइम्स इस एमआरएनए को तोड़ देगा, तो ये एमआरएनए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए टोपी पहन के बाहर निकलता है, मतलब कैपिंग करके बाहर निकलता है। टेलिंग इज आइडियली द थर्ड प्रोसेस। कैपिंग फर्स्ट हो जाता है, टेलिंग थर्ड हो जाता है, स्प्लाइसिंग सेकंड हो जाता है। तो हम उसी प्रकार जाएंगे। स्प्लाइसिंग में क्या हो जाता है कि ये जो हमारा डीएनए है जिसमें कैपिंग हो चुका है, उसमें यू विल हैव इंट्रॉन्स, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, कुछ इस प्रकार से है, बराबर। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज, वी विल जस्ट एक्सटेंड दिस टू एज एक्सॉन। सो व्हाट हैपेंस हियर इज, यहाँ पर क्या होता है कि जो इंट्रॉन्स होते हैं उनके एंड में you will have protein getting attached like this, somewhat like this proteins gets attached, और ये प्रोटीन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दीज आर नथिंग बट एस एन आर एन ए, बेसिकली ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, दिस स्ट्रक्चर दैट वी ऑब्जर्व ओवर हियर will ultimately, the syntron that we observe over here will ultimately get coiled like this. Then you have exon, intron, exon, this is intron, exon, intron, exon, intron, exon, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर ऊपर बन के मिला है, इस स्ट्रक्चर को, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्प्लाइसोसोम, और इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एस एन आर एन ए का इस्तेमाल किया जाता है। ये याद रखना है अपने, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा जो इनको यहाँ से कट कर देगा, और कट कर देगा तो हमको मिलेगा एक सिंगल स्ट्रैंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स, एक्सॉन्स, एक्सॉन्स ही है, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड you will have capping which has been done। इसके बाद इसके एंड में एक लंबा सा टेल लगा दिया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडेनाइन लगाए जाएंगे। 100 से 200 एडेनाइन लगा दिए जाते हैं पीछे, या 200 से 250, 250 एडेनाइन लगा दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉली एडेनाइलेशन। वी कॉल इट एज पॉली एडेनाइलेशन, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज पॉली ए टेलिंग। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज पॉली ए टेलिंग या पॉली एडेनाइलेशन। अब हमें इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो प्रोसेस है, टेलिंग वाला प्रोसेस, इट इज अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। जनरली कोई भी पॉलीमर बनाने के लिए हमें एक टेम्पलेट चाहिए होता है, लेकिन ये इकलौता ऐसा प्रोसेस है जहां पे टेम्पलेट का जरूरत नहीं पड़ता। सो दिस इज ऑल्सो रिकग्नाइज टू बी एज
टेम्पलेट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ऑलराइट, आई होप द एंटायर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। फटाफट रिकवर कर लेते हैं, रिकलेक्ट कर लेते हैं क्या क्या हमने बोला। हमने पहले बोला कि एमआरएनए जो होता है, यूकैरियोट में इंट्रॉन एक्सॉन नहीं होता, सिर्फ एक्सॉन्स ही होते हैं। यूकैरियोट में इंट्रॉन एक्सॉन होगा, जिस वजह से स्ट्रक्चरल जीन में एक ही प्रोटीन रहता है, तो दे हैव मोनोसिस्टोनिक जीन। प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स ना होने की वजह से दे विल हैव पॉलीसिस्टोनिक जीन्स। ठीक है, तो उस हिसाब से जब हम बात करेंगे, तो उस हिसाब से जब हम बात करेंगे, तो you will have multiple proteins obtained from single mRNA in prokaryotes, but यूकैरियोट्स में एक mRNA से एक ही प्रोटीन बन के मिलेगा। इसके अलावा हमने बोला कि एक डीएनए के स्ट्रैंड पे हमको 3 ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दिखाई देते हैं, व्हिच इज प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ठीक है, अब इसके अलावा हमने बोला कि जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा, तब हमको एक एंजाइम चाहिए, व्हिच इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 1, 2, 3, और उसके स्पेसिफिकेशंस देखें। पॉलीमरेज जनरली डायरेक्टली डीएनए को अटैच नहीं हो पाता, उसके लिए उसको सिग्मा फैक्टर चाहिए, जो प्रमोटर साइट पे बाइंड करेगा। तो एंजाइम को पता चलता है कि प्रमोटर साइट यहाँ पे है। जैसे वो बाइंड करेगा, वैसे ही हमको पता चल जाएगा, जैसे ही वो बाइंड करेगा, वैसे ही हमको पता चल जाएगा कि जैसे ही वो डीएनए को बाइंड करता है, वैसे ही ये अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगा। तो अनवाइंड होते-होते डी एंजाइम जो है वो आगे जाते जा रहा है, और वो अनवाइंड करते जा रहा है, और पीछे का पार्ट जो है वो कॉइल होते जा रहा है। ठीक है? और ऐसे पूरा एमआरएनए बन गया है। अब जब ये एमआरएनए पूरी तरह से बन गया है, तो हमने कहा था कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के साथ ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। यूकैरियोट में पूरा बनने के बाद हमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी करना होगा, बिकॉज़ उनके पास इंट्रॉन्स होते हैं जो चाहिए नहीं। तो इंट्रॉन्स को निकालने के लिए हम कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग प्रोसेस करते हैं। कैपिंग में 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट निकालेंगे हम। रैपिंग में हम 7 मेथाइल गुआनोसाइड ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। टेलिंग में हमारे पास पॉली ए टेलिंग लगाया जाता है, और स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को हटाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसोसोम्स। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर सो फार। ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट योर ट्रांसक्रिप्शन।